सभी को मेरा नमस्कार। आज 8 सितंबर 2023 को हम 415वां लेक्चर ऑनलाइन लेकर आपके सामने उपस्थित है। आज का व्याख्यान का विषय है गर्भिणी मृत्युकृच एंड इट्स मैनेजमेंट मीन्स यूटीआई इन प्रेगनेंसी। आज का व्याख्यान शुरू करने से पहले मैं आप सभी के सामने आज के स्पीकर का परिचय रखना चाहूंगी। जैसे कि आप सभी को विदित है कि हम प्रत्येक विभाग के विषय को कहीं ना कहीं टच करने की, स्पर्श करने की कोशिश करते हैं, जिनके माध्यम से हमारे बहुत अच्छे श्रेष्ठ वैद्यों का निर्माण हो। और इसी सिलसिला में आज बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है कि ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड हम किस तरीके से यूटीआई को मैनेज कर सकते हैं। आज के स्पीकर्स का नाम है डॉक्टर श्रीनिवास जाधव। वर्तमान समय में आप एसोसिएट प्रोफेसर, पारुल यूनिवर्सिटी गुजरात, डिपार्टमेंट ऑफ पीजी एंड पीएचडी स्टडीज, प्रसूति तंत्र एंड स्त्रीरोग विभाग, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज, मेडिकल कॉलेज नांदेड़ में अभी वर्तमान समय में आप कार्यरत है। और आप अभी पारुल यूनिवर्सिटी से पीएचडी भी परस्यू कर रहे हैं। आपने अपनी एमडी की पढ़ाई RGUHS बेंगलोर से आपने पूर्ण की है और बीएमएस की पढ़ाई भी आपने वहीं बेंगलोर से ही सीज आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज गुलबर्गा से आपने कंप्लीट की हुई है। आपका टीचिंग एक्सपीरियंस असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर आपने SHES आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज गुलबर्गा में और LRP आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज पीजी इंस्टीट्यूट एंड RC इस्लामपुर सांगली महाराष्ट्र से आपने वहां अपने असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे आपने कार्यरत रहे। और उसके बाद आप पारुल यूनिवर्सिटी में भी थोड़े समय के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर है और वर्तमान समय में आप एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। क्षमा करिए, आप पीएचडी वहां से कर रहे हैं और इसके बाद अभी गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज नांदेड़ से टिल डेट आप एसोसिएट पद पर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आपके पब्लिकेशन अलग अलग पीयर रिव्यूड जर्नल्स में है, 6+ है। और ओरल प्रेजेंटेशन, पेपर प्रेजेंटेशन, पोस्टर प्रेजेंटेशन आपने अनेक जगह पे किया हुआ है। इसके साथ बुक पब्लिकेशन भी है आपका, फीमेल infertility and its management Ayurveda. Publisher name is the Pacific Publishing Corporation, Corporation Gujarat। और उसका रिलीज आपने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस नवंबर 2011 में पारुल यूनिवर्सिटी में किया था। आपको डिफरेंट जगह पे बेस्ट पेपर, बेस्ट पोस्टर प्रेजेंटेशन और अलग अलग जगह पे मिला हुआ है, जिसमें नेशनल सेमिनार गर्भ संस्कार एंड विमेन्स हेल्थ एट बरेलीवाला मार्च 2019, अप्रैल 2019 में मुंबई में मिला है। और इसी तरीके से नवंबर 2021 में भी आपने एक अवार्ड जीता हुआ है। एज अ रिसोर्स पर्सन आपने डिफरेंट जगह पे 6 प्रेजेंटेशन किए। आपने एक इंटरनेशनल वेबिनार में चेयरपर्सन की भी भूमिका निभाई है और बहुत सारी 6 डेज CME में देख रही थी, उसमें भी आपका पार्टिसिपेशन है 2018, 21 और 19 में भी है। और सेमिनार पार्टिसिपेशन भी इसी तरीके से आपकी बहुत सारी जगह पर रहा है। और वेबिनार नो डाउट उसमें भी आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन काफी सारे नंबरों में है। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में आप एग्जामिनर UG एंड PG बहुत जगह पे आप अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और आप एज अ थीसिस इवेल्युएशन भी आप अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो ऐसे वेरियस मेडिकल कैंप्स और बहुत सारी आपकी अनेक भूमिका रहती है। और अभी आपका PhD का काम परस्यू हो रहा है, उसके बावजूद भी आपने इस प्रोग्राम में आने के लिए तुरंत हाँ भरी थी और आप यहाँ आए। और मैं समझती हूँ कि इस ज्ञान यज्ञ में आपका योगदान कहीं ना कहीं इस संस्था का जो उद्देश्य है कि अनेक श्रेष्ठ वैद्य निर्माण हो, भारत की राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद बने और हम भारतवर्ष के लोगों की बहुत अच्छी स्वास्थ्य के संबंध में सकारात्मक भूमिका निभा सके, इसके लिए मैं आज के व्याख्यान के लिए आपको आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू डॉक्टर श्रीनिवास जी। थैंक यू मैडम, थैंक यू। Am I audible, madam? जी। Yes, madam. Yes, thank you, madam. The topic is given for me is Garbhini Mutrukachra and its management. So चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली हम।
The content goes like this: introduction to Garbhini Mutra Kachra, Ayurvedic view, modern view, research on Garbhini Mutra Kachra, and conclusion. Introduction. In routine antenatal checkup, it is observed that pregnancy can be complicated by maternal illnesses, among which urinary tract infection is most common. Incidence of UTI are detected in 2 to 8% of pregnant women. Untreated UTI have been associated with increased incidences of low birth weight infants, premature delivery, and newborn mortality. Acute infection of urinary tract can be subdivided into two general anatomical categories: lower tract infection, that is urethritis and cystitis, and upper tract infection, that is acute pyelonephritis. जैसे कि हम देखते हैं कि एनसी जो चेकअप में पेशेंट्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे पेशेंट रहते हैं जहाँ पे पेशेंट्स को पता ही नहीं रहता है कि यूटीआई इन्फेक्शन उनको बैठा है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट रूटीन एंटीनेटल चेकअप की जो प्रोफाइल रहती है, प्रेगनेंसी प्रोफाइल, वो करते हैं तो उसमें बहुत बार देखा जाता है कि असिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया देखा जाता है। तो इसलिए एएनसी चेकअप के दरमियान यूरिन रिपोर्ट या यूरिन एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रिवेलेंस रेट अगर देखते हैं, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्लिनिकल ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी 2018 का ये रिपोर्ट है। ओवरऑल प्रिवेलेंस ऑफ 15% है, उसका प्रिवेलेंस रेट है यूटीआई इन प्रेगनेंसी का। तो अब आयुर्वेद की रिगार्डिंग बात करते हैं, जहाँ पे गर्भिणी व्याधि का एक्सप्लेनेशन किया है अपने जो भी क्लासिक्स है, वहाँ पे मूत्रकचरा हैज नॉट बीन डिस्क्राइब्ड। तो एक रेफरेंस ऐसा है जहाँ पे आचार्य काश्यप हैज ओपनड ज्वराद्यानाम विकारानाम यत्र यत्रेह लक्षणम अन्नदानाम प्रवक्ष्यामि तज्ञेह गर्भिणीक्षु अपि। काश्यप संहिता खीलस्थान 10th चैप्टर से 182 का ये श्लोक है। यहाँ बोला है कि ज्वरादि विकार, जो भी ज्वर एक्सेट्रा जो विकार है, उनके लक्षण जो अन्नाद बालक में देखे जाते हैं, जो कि 2 years अबव का या अन्न जो ईटिंग जो भी लेता है सीरियल्स एक्सेट्रा, तो वैसा बालक जो 2 साल से ऊपर का है, उसमें जो लक्षण वगैरह पाए जाते रहते हैं, पैथोलॉजी रहने दो या दोषास जो भी इन्वॉल्व है, वहां पे चिकित्सा इन्वॉल्व है, वो सेम हम बहुत जगह पे कंसीडर कर सकते हैं गर्भिणी और अन्नाद बालक में। तो इस रेफरेंस के आधार पर हम गर्भिणी मूत्रकचरा को हम पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं, जो ट्रीटमेंट मूत्रकचरा का दिया है और जो पॉसिबल ट्रीटमेंट्स उसमें गर्भिणी में एडवाइस कर सकते हैं, वैसे चिकित्सा हम उसमें फॉलो कर सकते हैं। तो यही रेफरेंस हम जहाँ पे बहुत सारे ऐसे कंडीशंस रहते हैं जहाँ जैसे कि गर्भिणी पांडु वगैरह, वहाँ पे मेंशन नहीं किया है डायरेक्टली, तो ये रेफरेंस वहाँ पे बहुत काम का है, इसीलिए ये यहाँ पर भी मूत्रकचरा हम रेफरेंस यूज कर रहे हैं। तो आयुर्वेदिक व्यू में देखते हैं मूत्रकचरा निरुक्ति। मूत्रकृच्छम इति मूत्रस्य कृच्छेन महता दुखेन प्रवृत्ति। रेफरेंस है मधुकोश से। The disease in which mutra is voided with much dukha, that is discomfort, is called as मूत्रकृच्छा। Then again एक रेफरेंस है सुश्रुत संहिता उत्तर तंत्र से। मूत्रकृच्छम दुखेन मूत्र प्रवृत्ति, act of urination with dukha, with discomfort, that is मूत्रकचरा। All the above niruktis indicate the meaning of मूत्रकचरा is passing of urine with difficulty। कचरा यानी difficulty, तो difficult urination के बारे में है इस यूरिया। तो निदान ऑफ मूत्रकचरा तो अलग अलग मेंशन किया है, चरक संहिता में मेंशन है, माधव निदान, भाव प्रकाश, काश्यप संहिता, हालित में, ऐसे बहुत सारे रेफरेंसेस अवेलेबल है। तो उसके इस आधार पर मैंने श्लोक के बजाय डायरेक्टली चार्ट बनाया जो हम रेफरेंस देख सकते हैं ऐसा। तो अति व्यवहाय के बारे में है, तीक्ष्ण औषधि मेंशन किया है चरक ने माधव निदान में, और वृक्ष आहार के बारे में है, मध्य प्रसन्न के बारे में है, देन नित्य द्रुत प्रस्थायान के बारे में बोला है, जहाँ पे मतलब हॉर्स राइडिंग अगर ज्यादा देर तक नित्य से राइडिंग होता है, ट्रैवलिंग होता है, तो वैसे निदान भी उस टाइम में बोले गए हैं। अनुपमांस सेवन, अध्यशयन बोला है, अध्यशयन जैसे खाना पचा नहीं है और फिर भी खाना लेते जा रहे हैं पेशेंट, तो वैसे निदान भी कारणीभूत है। अजीर्ण, मूत्र वेग धारणा जो विहार के अंदर आएगा, तो ऐसे निदान है।
अति कटु रस, अति आम्ल रस, अति लवण रस, अति रक्त स्राव, अति उष्ण आहार सेवन, श्रम, प्रतिस्कंद जैसे निदान मेंशन किया है मूत्र कचरा के लिए। संप्राप्ति हम जैसे देखते हैं कि पृथक मला स्वयं कूपितो निदान है सर्व अथवा कूपिमुक्ते वस्तु मूत्रस्ते मार्गम परिपीडयन्ति यदा तदा उत्पीडयति कृच्छात। तो जो भी निदान सेवन हमने डिस्कस किया, अभी निदान सेवन कर जो गर्भिणी करती है उसे कुपित वातादि दोष हो जाते हैं या पृथक पृथक दोष भी इन्वॉल्व हो जाते हैं यहाँ पे, और उसे इंडिविजुअली और टुगेदर स्थान संचय बस्ती में हो जाता है और मूत्र वह स्वतरुष्टि होने के बाद मूत्र मार्ग में संकोच या मूत्र प्रवृत्ति सकष्टता हो जाती है और उसी को हम गर्भिणी मूत्र कष्ट बोलते हैं। क्लासिफिकेशन मिलता है यहाँ पे, बहुत सारे रेफरेंस है जो चरक संहिता, सुश्रुत है, वाग्भट है, दोनों काश्यप संहिता, चारंगर, इस सभी जगह पे जो भी अलग अलग वैरायटीज वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज यानी कि त्रिदोषज, द्वंद्वज, अश्मिरीज, शर्कराजन्य, पुरुषजन्य, शुक्रज, रक्तज, अभिघातज जैसे वैरायटीज बोले गए हैं। लक्षण है जो मूत्रकृष्ण के जैसे क्लासिफिकेशन मेंशन किया उस हिसाब से देखते हैं, जो गर्भिणी में एप्लीकेबल है उतने मैंने कंसीडर किया है। वातज मूत्रकृष्ण, तीव्र रुजो वंशन बस्ती मेढ्र स्वल्पम मुहुर्मुहुर यतिह वातात। तो चरक संहिता में जो रेफरेंस दिया है ये तीव्र रुजा इन वंशन Basti, major region. Swalpa Mutra also is there. Muhur Mutrata is there in Vataj. Other symptoms जहाँ पे काश्यप ने बोला है कि फ्रेनम, पोती यूरिन, कृष्णा और अरुण मूत्र, that is urine having blackish or reddish color and बद्धवर्चा, constipated bowel जैसे लक्षण मेंशन किए हैं। ये टेबल शो करता है कि रुजा एंड साइट ऑफ वातज मूत्र कचरा अकॉर्डिंग टू डिफरेंट बैक्टीरियाज। तो जैसे आप देख रहे हैं कि चरक और बाहुप्रकाश में यहाँ पे बोला है कि तीव्र रुजा के बारे में बात किया है, सीवियर पेन के बारे में। सुश्रुत ने स्प्लिटिंग लाइक सीवियर पेन बोला है। तो जो साइट है जैसे वंशन, ग्रोइन एरिया, बस्ती, सुप्राप्यूबिक एरिया, हम जब अपर एब्डोमेन अगर देखते हैं वहाँ पे वो टेंडरनेस मिल सकता है ऐसे कंडीशंस में। मेड्र को यहाँ हम यूरेथ्रल कंडीशन के बारे में कोरिलेट कर सकते हैं, यूरेथ्रा के बारे में। और सुश्रुत, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय, काश्यपा, तो ये सभी रेफरेंस हम देखते हैं सीवियर पेन के बारे में या कंटिन्यूअस पेन के बारे में बात कर रहे हैं और साइट के बारे में। पित्तज मूत्र कचरा, पीतम सरक्तम सरुजम सदाहम कृच्छ मुहुर्मुहुः मूत्रयत पित्तात। तो चरक का रेफरेंस है देयर इज पासिंग ऑफ पीत मूत्रता। तो जो यूरिन पास होती है वो येलोइश कलर की, विच में बी मिक्स्ड विद ब्लड, सरक्त बोला है तो ब्लड मिक्स रहने के वहां पे चांसेस है। दाह रहेगा, पेन रहेगा, जो दाह युक्त पेन भी रह सकता है पित्तज मूत्र कचरे में। तो चरक, सुश्रुत, वाग्भट, जो इस तरह से उन्होंने सभी ने यहाँ पे कमेंट किया है कि ये लक्षण वहां पे मिल जाते हैं। दाह, रुजा, पीत मूत्रता, सरक्तता, उष्ण मूत्र प्रवृत्ति, मुहुर्मुहुः मूत्र प्रवृत्ति, सविद्य मुख, ऐसे रेफरेंसेस मेंशन किए हैं। तो आगे देखते हैं कफज मूत्र कचरा। बस्ते सलिंगस्य गुरुत्व शोथो मूत्रम सपिच्छम कफम मूत्र पिच्छे। तो शोथ जो इन्फ्लामेशन समझ सकते हैं या वहाँ पे जो इन्फेक्शन के बारे में या इन्फ्लामेशन के बारे में, गुरुत्व बोल रहे हैं, घनता के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे यूरिन जो है घन हो सकती है, वहाँ पे घनता रह सकती है, टर्बिड यूरिन वगैरह। श्वेत करके श्वेत मूत्रता बोला है, अनुष्ण मूत्रता, बहुल मूत्रता क्वांटिटी में, अल्पबंध मूत्रता, सम्मिश्र रोम, ऐसे लक्षण अलग अलग आचार्य ने मेंशन किया है। सन्निपातज में जो भी सर्वरूपानी, सन्निपात मतलब त्रिदोष, जो भी लक्षण हमने अभी देखे हैं वो सभी लक्षण यहाँ पे सन्निपातज में कंबाइन मिल सकते हैं, देखे जा सकते हैं। और इसे आचार्य चरक ने भी कुछ साध्य व्याधि बोला है। और लक्षण काश्यपा ने मेंशन किया कि मूर्छा, भ्रम, विलप,
ऐसे लक्षण यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, ऐसा अलग एक कुछ लक्षण बोले हैं जो आचार्य काश्यप ने। रक्तज मूत्रकचरा क्या उसी को हम अभिघातज मूत्रकचरा भी समझ सकते हैं? कई बुक में ऐसा मेंशन किया है कि अभिघातज और रक्त मूत्रकचरा। हाँ मैडम। हाँ, स्लाइड सन्निपातज मूत्रकचरा की प्रेजेंट हो रही है, सही है ना? हाँ मैडम, अभी रक्तज पे शिफ्ट हुआ मैडम। यस मैडम। ओके ओके ओके, थैंक यू। ठीक है। तो ड्यू टू क्षतजन्य जैसे कि अभ्यंतर शल्य और बाह्य शस्त्रघात हो सकता है, इंजुरी, एक्सटर्नल इंजुरी या इंटरनल जो इंजुरी हो सकती है अभ्यंतर शल्य के कारण, तो वैसे वहां पे रक्तज मूत्रकचरा या अभिघात देखा जाता है। क्षत या क्षय के कारण ड्यू टू अतिव्यवाय एक्सेट्रा, तो ऐसे कारण वहां पे रह सकते हैं। विशेषित रक्त आफ्टर एंटरिंग बस्ती एक्सपेल्स आउट मूत्र लाइक अश्मरी विथ तीव्र अर्ति। When रक्त accumulates in basti in excess causes adhavan and heaviness. If accumulated रक्त is expelled out causes लघुता in basti, तो जो accumulate हुआ है वहां पे रक्त और वो expel हो जाएगा तो लघुता वहां पे आ जाएगी, ऐसा बोला है। तो शुक्रज मूत्रकचरा जो है यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल है गर्भिणी में। अश्मरी जन्य और शर्करा जन्य मूत्रकचरा अगर देखते हैं हम, तो वहां पे बोला कि इन कंडीशंस passes urine mixed with blood, if there is ulceration due to the movement of stone, जो स्टोन हो वहां पे हो जाता है, तो वहां पे घर्षण होके अगर मोमेंट्स होता है स्टोन का पास होते वक्त वहां पे, तो उस कारण जो पेन होता है वगैरह उसके बारे में। तो स्टोन पासेस डाउन, तो वहां पे जो पेन होता है उसके बारे में हो रहा है। तो दिस स्टोन व्हेन ब्रोकन अप by the vata and forms the sand which passes out through the urinary passage. About two type like मूत्रकचरा यहाँ पे गर्भिणी जन्य कुछ रहते भी है और कंसीडर नहीं भी होते हैं कुछ जगह पे, जैसे शर्करा जन्य। अश्मरी तो देखे जाते हैं, मैंने पेशेंट देखे हैं जहाँ पे जो पेशेंट्स गर्भिणी के आते हैं उसमें देखा जाता है कि पेशेंट को हिस्ट्री है अश्मरी की पहले से ही। तो अगर हम ऑब्स्टेट्रिक यूएसजी छोड़ के अगर हम करते हैं नॉर्मल यूएसजी, तो उसमें देखा जाता है बहुत पेशेंट को रहता है कंप्लेंट, या कई बार पेशेंट पेन एब्डोमेन बोल के आता है तो हम दोनों यूएसजी करते हैं, तो उसमें अश्वरी के अगर है तो पैथोलॉजी रूल आउट हो जाती है। उपद्रव उसमें देखे जाते थे, तो काश्यप ने मेंशन किया है जैसे कार्श्य, इमेशिएशन, अर्ति, अरुचि, अनुपस्थिति, अनस्टेबिलिटी ऑफ माइंड, तृष्णा, शूल, विषद, अर्ति आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ मूत्रकचरा। साध्य असाध्यता प्रोग्नोसिस। सन्निपातज मूत्रकचरा इज कच्छ साध्य। चिकित्सा of मूत्रकचरा, तो चिकित्सा of मूत्रकचरा कैन बी डिवाइडेड इनटू शोधन एंड शमन चिकित्सा। तो शोधन तो गर्भिणी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, जैसे बहुत सारे रेफरेंसेस है, जैसे काश्यप संहिता, खीलस्थान में 10th चैप्टर जो है तो गर्भिणी के बारे में चिकित्सा बोला है, तो उसमें बहुत सारे रेफरेंस मिलते हैं कि तरुण गर्भ में वगैरह पंचकर्मा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। लेकिन जो नॉर्मल मूत्रकचरा है उसमें शोधन और शमन चिकित्सा अलग अलग बोले गए हैं, लेकिन हम यहाँ शोधन हाईलाइट नहीं कर सकते क्योंकि गर्भिणी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। लेकिन जो कुछ नॉर्मल स्त्री रोग के पेशेंट्स रहते हैं मूत्रकचरा के वगैरह, तो हम वहाँ पे ब्लैडर की बस्ती देते हैं, अलग अलग अस्थापन अनुवासन बस्ती वगैरह भी रेफरेंसेस है। लेकिन जो गायनेकोलॉजिकल पेशेंट्स आते हैं तो वहाँ पे हम ब्लैडर बस्ती वगैरह देते हैं, तो अच्छा रिजल्ट देखा गया है यहाँ पे। तो हम शमन चिकित्सा के बारे में बात करते हैं। बहिर्परमार्जन चिकित्सा, अभ्यंग लोकल वहाँ पे लोग कर सकते हैं, अभ्यंग, स्वेदन, उपनाह, परिषेक, कोल्ड वाटर से प्रलेपन। तो लोकल जो यूरेथ्राइटिस वगैरह है तो उसमें बेनिफिट देखा जा सकता है लोकल अभ्यंग से वगैरह स्नेह से। अंत परिमार्जन में जैसे शमन चिकित्सा है, अमृताधिक्वात आता है, विदारी कंद, इक्षु रस सिद्ध घृत विथ मिल्क दे सकते हैं हम, तृण पंचमूल चूर्ण दे सकते हैं, एरवरु बीज, एष्टि मधु, देवदारू विथ तंडू लधवन से दे सकते हैं। नारिकलदी योग है जो योग रत्नाकर में मेंशन किया है, बृहत धात्रेदी क्वाथ है और धात्रेदी क्वाथ, ऐसे दोनों अलग अलग रेफरेंस वैशेज रत्नावली में मिलते हैं। गुड़ दुग्ध योग है, तो ये भी इतने अलग अलग मेडिसिन बोले गए हैं क्लास 6 में। ये एक रेफरेंस मिलता है, डायरेक्ट में रेफरेंस मिलता है जो कि काश्यप में दिया है कि
मूत्र रोध जो उसके बारे में यहाँ पे चिकित्सा बोली है। शतावरी, दर्भमूलम, मधुका, क्षीरमोरटम, पाषाण भेदको उशिरम, कटकस्य फलानि च एवं पाथरसम, कल्कम, क्षीरम वा पायोभिषेक मूत्र प्रदेशु सर्वेषु सिद्ध विद्याः काश्यप। तो जो काश्यप का रेफरेंस दिया है कि यहाँ पे काथ या कल्क या क्षीरपाक भी हम दे सकते हैं इन ड्रग का यहाँ बोला है। शतावरी जैसा है, दर्भमूल है, मधुक है जो कि अष्टि मधु है, क्षीरमोरट है, पाषाण भेद, उशीर, तो इन सभी का कटक, तो ये सभी का क्षीर पाक या कल्क पाक से दे सकते हैं। ये डायरेक्ट गर्भिणी में मूत्र रोध के लिए रेफरेंस है। तो अब जैसे कि देखते हैं कि ये ड्रग्स है, जैसे मैं खुद प्रैक्टिस में बहुत बार शतावरी बहुत बार यूज कर चुका हूँ। जो कंडीशंस है, जैसे शतावरी इसलिए दिया जाता है कि एक तो गर्भिणी के लिए इंडिकेटेड है ही, बहुत सारे रीजंस है उसके लिए। तो यहाँ पे शतावरी का हम यहाँ क्या काम है, तो मूत्रल उनका इंडिकेशन बोला है, मूत्रल ड्रग में मेंशन किया है। तो दर्भ, ये भी सभी जो ड्रग्स है तो मूत्रल या बस्ती शोधक जैसे उसके बेनिफिट है। उशीर वगैरह जो पित्त शामक रोल बहुत सारे का दाह शमन करने के लिए, तो ऐसा बेनिफिट है। तो सिंगल ड्रग का भी अब अगर मैंने दिया है तो गोक्षुर का भी हमने दिया है। शतावरी और गोक्षुर का क्षीर पाक में देता हूँ पेशेंट को। तो नांदेड़ में अगर प्रैक्टिस हमने देखा मैंने कि वहाँ पे ये धान्य का और गोक्षुर का कॉम्बिनेशन का फांट देते हैं यहाँ पे। बहुत सारे पेशेंट को देखा मैंने और अच्छा रिजल्ट भी आता है उसमें। तो ये एक रेफरेंस है। जैसे हरित संहिता में तृतीय स्थान में 51 चैप्टर 11 नंबर श्लोक है। हरित की नागर रूढ़ेन वा त्रिफला कषायः शीतम स्त्रीणां विनिहन्ति पाने विबन्ध विद्रदिश्च त्रिपुषय वारी बीजानि माघदि च शीलभेदं मूत्र विबन्ध नस्य शीतढ़स्य पिबेत तंडुलवारिणी मूत्र रोधम गुरुविनीनां वारेतु आशु निश्चितम। तो फिजिशियन शुड गिव द हरित की शुंठी गुड़ और त्रिफला पात विथ गुड़, इट हेल्प्स इन रिलीविंग विबंध मूत्र रोध। तो मूत्र रोध मेंशन नहीं है, लेकिन मूत्र रोध के लिए ऐसे दो रेफरेंस जो काश्यप का और हरित का रेफरेंस मिलता है, जहाँ पे मूत्र रोध कंडीशंस है वहां पे देने के लिए ये दो रेफरेंस डायरेक्ट मिलते हैं हमें, ये काश्यप संहिता और हरित संहिता में। और एक ये है तपुस बीज, एरवरु बीज, हरित की शुंठी, पिपली, पाषाण भीतर, सीता विद तंडुलोदक क्यूर्स द मूत्र रोध गर्भिणी। पथ्यापथ्या जैसे पुराना रक्तवर्णशाली मेंशन किया है जो क्लासेस में, और हम पुराना शाली भी यूज करते हैं गर्भिणी में या सूतिका में वगैरह, तो वो हम शाली यूज कर सकते हैं। जांगल देश का मांस रस यूज कर सकते हैं, मुदक रस, शीत, तक्र, दधी, क्षीर, पुराण कुष्मांड फल, पटोल, उर्वरु, खरजूर, नारिकेल। जैसे नारिकेल अगर मेंशन किया है यहाँ पे, तो ये नारिकेल मैंने एक रेफरेंस देखा है, बस्ती शोधक है वो नारिकेल। खरजूर, तंडुलोदक, आम्लकी, सर्फी आर पथ्या इन द मूत्र प्रश्न। अपथ्य मूत्र वेग धारणा, मद्यपान, श्रम, ऐसे लक्षण जो भी मतलब वहां पे अलाउ नहीं, अपथ्य है ये सभी। विषमासन, तांबूल, मत्स्य सेवन जो पित्त बढ़ाता है, और लवण, अदरक, तैल भृशम, हिंगू, तैल, तिल तैल, तिल सर्षप, मिश्र करीर, अति तीक्ष्ण, विदाही, वृक्ष द्रव्यास, आम्ल पदार्थ, दीज आर अपथ्यस इन द मूत्र प्रश्न। ये हुआ आयुर्वेदिक व्यू। मॉडर्न व्यू भी यूटीआई इन प्रेगनेंसी के बारे में देखते हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन इन प्रेगनेंसी, चेंजेस इन प्रेगनेंसी often predisposed to development of urinary tract disorders, an example being acute pyelonephritis caused by the bacteria which ascend from the lower urinary tract. इंसिडेंस तो हमने पहले ही बात किया, 2 to 8% रहता है, और रिसर्चेस के हिसाब से अगर प्रिवालेंस रेट भी हमने डिस्कस किया था पहले, और ये एक अलग रेफरेंस है। वहाँ पे सिम्टोमेटिक यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के बारे में इंसिडेंस मिलता है कि प्रिवालेंस
17.9% और असिम्टोमेटिक फॉर्म में 13% बोला है। तो अनट्रीटेड अगर यूटीआई हम छोड़ते हैं तो इसका जो कॉज होता है डायरेक्टली कि लो बर्थ वेट डिलीवरी होने के चांसेस, प्रीमैच्योर डिलीवरी, न्यूबॉर्न मॉर्टेलिटी, ऐसे कॉजेस देखे गए हैं। Acute infection of urinary tract can be subdivided into two general anatomical categories: lower tract infection, that is urethritis and cystitis, which can be seen in the image also; upper tract infection, that is acute pyelonephritis. Lower UTI is characterized by frequency, dysuria, hematuria, urgency and staggering. ऐसे लक्षण देखे जाते हैं। कॉजेस जो है, शॉर्ट यूरेथ्रा 4 सेंटीमीटर का रहता है वहाँ पे, तो उसके कारण शॉर्ट यूरेथ्रा भी एक कॉज है उसके लिए यूटीआई के। क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ एक्सटर्नल यूरेथ्रल meatus to area contaminated heavily with bacteria, sexual intercourse, कैथेटराइजेशन, अगर हाइजीनिक प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं लेंगे और अनस्टेराइल मेजर में अगर कैथेटराइज करते हैं तो वो भी एक कॉज हो सकता है। यूरिनरी ट्रैक्ट चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो बोला गया है, तो वो कॉजेस भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो जैसे चेंजेस किडनी इनलार्जमेंट बोलिए, कंप्रेशन ऑफ यूरेट्रस एंड ब्लैडर, इनकम्प्लीट एम्प्टीइंग ऑफ द ब्लैडर, यूरिन इज नॉट एसिडिक, इट contains more sugars, protein, etc. तो ये ऐसे रेफरेंसेस कॉजेस के लिए है। वाइपिंग जो इमेज अगर देखते हैं हम, वहाँ पे आप देख सकते हैं यूरेथ्रा और एनल एरिया कितना नजदीक है। तो अगर क्लीनिंग के टाइम पे वाइपिंग फ्रॉम द बैक टू फ्रंट आफ्टर bowel movement may force the germ into the urethra and that ascends to the bladder and infection takes place. ऑर्गेनिजम्स देखते हैं, जैसे कि कॉमन सबसे बहुत कॉमन जो ऑर्गेनिज्म है इस्चेरिया कोली, जो ई कोली हम बोलते हैं, वो देखा गया है 80 to 90% देखा गया है जो ऑर्गेनिज्म है। और बाकी अदर भी सुडोमोनास, क्लेबेलेरिया, प्रोटियोस, एंट्रोकोका, स्टेफिलोकोकस जैसे ऑर्गेनिजम्स देखे गए हैं। Pathogenesis of UTI among pregnant women, pathological and hormonal changes during pregnancy, tone of the bladder is reduced, and urinary peristalsis, progesterone production, uterus expansion leads to relaxations of smooth muscles, decreased peristalsis of uterus, increased urinary stasis leads to this condition. Elevated the plasma volume lead to urine concentration has been reduced here, and hydronephrosis and hydrophilic bacteria grow there. जैसे हमने बोला था कि असिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया भी एएनसी में देखा जाता है कि बहुत सारे पेशेंट आते हैं। यूरिन रिपोर्ट में तो पस सेल्स देखे जाते हैं, जैसे हम नॉर्मल पस सेल्स बोलते हैं कि बिलो 5 बोलते हैं, लेकिन जो 5 के अबव रहते हैं यूटीआई कंसीडर किया जाता है, लेकिन पेशेंट को कुछ सिम्टम देखे नहीं जाते उस कंडीशन में। तो पेशेंट बोलता है कि मुझे कुछ कंप्लेंट ही नहीं होता है, लेकिन हमें ट्रीटमेंट तो करना जरूरी है। If untreated, up to 30% of mothers may develop acute cystitis and up to 2 to 3% of pyelonephritis मिल जाते हैं। तो caused by the bacteria present in the woman's system before pregnancy अगर है, तो वो भी asymptomatic bacteria को लीड करता है। पाइलोनेफ्राइटिस, जो किडनी का इन्वॉल्वमेंट देखा गया है इसमें, पाइलोनेफ्राइटिस में तो सिम्टम्स जैसे देखते हैं कि फ्लैंक या बैक पेन रहता है, पेन और बर्निंग विद यूरिनेशन रहता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, अर्ज टू यूरिनेट, फीवर, चिल्स जैसे लक्षण देखे जाते हैं, एंड दैट लीड टू प्रीटर्म डिलीवरी और प्रीटर्म लेबर, सीवियर इन्फेक्शन आल्सो seen in such cases, plenty of pus cells। अगर हम ट्रैक वाइज देखते हैं, अपर ट्रैक एंड लोअर ट्रैक के हिसाब से लक्षण देखते हैं, तो किडनी का जो हमने एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस कंडीशन बोला है, तो उसमें साइंस एंड सिम्टम्स अपर बैक या फ्लैंक एरिया में पेन देखा गया है, हाई फीवर, शेकिंग एंड चिल्स, नोजिया, वोमिटिंग। लोअर ट्रैक यूटीआईज
जहाँ पे सिस्टाइटिस और यूट्राइटिस बोलते हैं। तो ये सिस्टाइटिस जो इन्फ्लामेशन रहता है ब्लैडर को, तो उसमें पेल्विक पेन इन वुमेन, रेक्टल पेन इन लोअर एब्डोमेन डिस्कम्फर्ट, फ्रीक्वेंट पेनफुल यूरिनेशन, ब्लड इन यूरिन, क्लाउडी यूरिन देखा जाता है, यूरेथ्राइटिस, बर्निंग विद यूरिनेशन, डिस्चार्ज, ऐसे लक्षण यहाँ पे यूरेथ्रा में देखे जाते हैं। कॉम्प्लिकेशंस, अगर हम यूटीआई को प्रॉपर ट्रीट नहीं करते तो और भी लक्षण जो है सेप्टिसेमिया है, एआरडीएस है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, रीनल एक्सिस, अगर रीनल में इन्वॉल्वमेंट है, पायलोनेफ्राइटिस, जैसे प्रीटर्म लेबर या डिलीवरी, इंक्रीज पेरिनेटल मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टिलिटी देखी जा सकती है अगर टाइम भी इसको करेक्ट नहीं किया जाए तो। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो हम टेस्ट यूटीआई में करना चाहिए गर्भिणी मूत्र पृष्ठ में, तो हिस्ट्री टेकिंग, प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग बहुत जरूरी है कि आपको किस कारण से वहां पे यूटीआई हो रहा है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन, यूरिन एग्जामिनेशंस रिवील्स आरबीसी, पस सेल्स एंड बैक्टीरिया इन एब्नॉर्मल यूरिन रिपोर्ट। अबव 5 पस सेल्स आरबीसी वगैरह देखे जा सकते हैं, बैक्टीरिया प्लस है तो हम उसको यूटीआई की ट्रीटमेंट देना जरूरी है। प्लेंटी ऑफ पस सेल्स, या जहां लग रहा है कि असिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया भी है तो यूरिन कल्चर वहां पे एडवाइस करते हैं हम। तो यूरिन कल्चर के हिसाब से अगर जो सेंसिटिविटी है उसके हिसाब से हमें एंटीबायोटिक देना चाहिए। रीनल फंक्शन टेस्ट भी प्रिकॉशनली हमें करके देना चाहिए, सीबीसी जो डब्ल्यूबीसी काउंट और प्लेटलेट वगैरह इंपॉर्टेंट है। और अगर हेमेटूरिया वगैरह देखा जाता है तो एचबी भी हमें देखना जरूरी है। तो सीबीसी रिपोर्ट ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट है। सी रिएक्टिव प्रोटीन भी देखा जाता है। ट्रीटमेंट देखते हैं हम, इंट्रावेनस फ्लूइड मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो गर्भिणी को हाइड्रेट करेगा, दूसरा प्रोडक्ट ज्यादा यूरिन प्रोडक्शन होगा तो वहां पे क्लीनिंग ऑफ ब्लैडर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंट्रावेनस फ्लूइड मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फीवर चिल्स है तो उसके हिसाब से हमें एंटीपायरेटिक ड्रग जो पैरासिटामोल है बहुत जुडिशियसली यूज करना पड़ेगा। कि हम मॉडर्न की मेडिसिन बहुत अवॉइड करना चाहिए और अगर नीड है वहां पे तो हॉस्पिटल से पेशेंट को एडवाइस किया जाता है। असिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया एंड एक्यूट सिस्टाइटिस आर ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक थेरेपी। तो मॉडर्न के हिसाब से एंटीबायोटिक बोला है। एंटीबायोटिक चॉइस कैन बी टेलर्ड बेस्ड ऑन द ऑर्गेनिज्म सेंसिटिविटी व्हेन अवेलेबल फ्रॉम यूरिन कल्चर रिजल्ट। देखे जा सकते हैं एमोक्सिलिन, एम्पिसिलिन है, अफ्लॉक्सिसिन है, सेफलोस्पिरिन की जो एंटीबायोटिक है तो ये एंटीबायोटिक ज्यादातर यूज देखे गए हैं। शॉर्ट कोर्सेस आर अनलाइकली टू बी हार्मफुल टू द फीटस। तो जैसे 3 डेज के वगैरह एंटीबायोटिक हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं पेशेंट को जो यूटीआई से ये पेशेंट। Thus, it is reasonable to use this class of drugs with resistance or recurrent infection. प्रिवेंटिव एस्पेक्ट अगर यूटीआई का देखते हैं, प्लेंटी ऑफ लिक्विड ड्रिंक करने के लिए पेशेंट को बोलना है, यूरिनेट प्रॉम्प्टली करने के लिए बोलना है, अवॉइड पोटेंशियली इरिटेटिंग फीमाइन प्रोडक्ट्स जैसे एंटीसेप्टिक क्रीम है, फीमाइन हाइजीन स्प्रेज आते हैं तो हमें पेशेंट को अवॉइड करने के लिए बोलना है। हाइजीन मेंटेन करने के लिए बोलना है। कीप द जेनिटल एरिया क्लीन। अगर करंट रिसर्च में अगर देखते हैं तो ये एक आर्टिकल है जैसे 2017 में पब्लिश किया गया था। तो क्लिनिकल स्टडी का टाइटल है ये, क्लिनिकल स्टडी ऑफ गुड आम्लक योग इन गर्भिणी मूत्रपिंड विद रेफरेंस टू यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो गुड आम्लक योग हमने देखा था हमारे ट्रीटमेंट में भी जो क्लासिकल रेफरेंस था। तो ये स्टडी जो हुआ है ये डॉक्टर संदीप कुमार ने किया है और डॉक्टर कामिनी मैडम। तो good amla yoga has been tried in the 15 patients for evaluate the its clinical efficacy and adverse side effect if any. It was observed that the good amla yoga showed a better result. 25% patients were moderately improved and 75% patients were mildly improved. None of the patients reported any adverse effect during or after treatment. इस तरह से इनका कंक्लूजन है। दूसरा ये रेफरेंस है रिसर्च का कि अ क्लिनिकल स्टडी ऑफ इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ मूत्रपिंड विद रेफरेंस टू लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इन प्रेगनेंसी
and Purpurium and their management with Brihadarthraadi Ghanavati. जैसे कि ये रेफरेंस ये स्टडी है कौर डॉक्टर बलजीत कौर डोंगा मैडम, ये यहाँ पे जामनगर में की हुई स्टडी है। तो मैंने रेफरेंस किया था इसका, और मेरा स्टडी भी कंट्रोल ग्रुप था मेरे स्टडी में इसका। तो बृहदारथी गणवटी में लक्ष्य जो ड्रग्स है, आमलकी, द्राक्षा, येष्टि मधु, विदारी कंद, कोक्षुर, दर्भमूल, इक्षुमूल, हरिति। तो वैसे रत्नावली का ये रेफरेंस है चैप्टर 34 में देखा है। तो इसका जो रिजल्ट इसमें देखा गया है कि improvement was statistically significant in Brihadarthraadi Ghanavati as compared to the placebo group। तो placebo group से भी अच्छा रिजल्ट इस Brihadarthraadi Ghanavati में देखा गया है। और एक स्टडी है जो ये मेरा आर्टिकल पब्लिश किया हुआ है मेरे पीजी थीसिस के ऊपर, a comparative study of Narikiladi yoga and Brihadarthraadi Ghanavati in Garbhini Mutra Kashta with reference to lower UTI। तो जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पे Brihadarthraadi Ghanavati showed a more effective result than Narikiladi yoga in लक्षणs like dysuria, burning micturition, frequency of micturition, stanguri, urgency, suprapubic tenderness, epithelial cells। तो ये बेटर देन नारिकलेदी योग जो है सिम्टोमेटिक रिलीफ में देखा गया। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स थे जैसे पस्सेल्स, हेमेटूरिया, उसमें नारिकलेदी योग जो है मोर इफेक्टिव देखा गया है। तो ये नारिकलेदी योग जो है योग रत्नाकर उत्तराखंड उत्तरार्ध में बोला गया है रेफरेंस मूत्रकृष्ण चैप्टर में योग रत्नाकर का। उसमें कंटेंट्स है नारिकेल जल, धान्य चूर्ण, पुरान गुड़, जो कि 1 ईयर का ड्रग वहां पे गुड़ मैंने यूज किया था उसमें। तो ये अच्छा मेडिसिन है ये। नेक्स्ट क्लिनिकल स्टडी ऑफ मूत्र प्रहर योग इन गर्भिणी मूत्र प्रहर विद रेफरेंस टू यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो इसका ओवरऑल जो इफेक्ट है देखा गया है तो कि 86.66 पेशेंट्स वेर मार्kedly improved and 13.33% patients were observed moderately improvement in the conclusion था इस मूत्र ग्रह ड्रग के बारे में। और एक रेफरेंस मिलता है ये गुजरात में स्टडी किया गया है, वडोदरा गुजरात का इफेक्ट ऑफ शतावरी घनवटी एंड बृहदारथी घनवटी। तो जैसे कि हमने बृहदारथी घनवटी हमने डिस्कस किया है और शतावरी घनवटी जो है इसका हमें डिस्कशन करना है। जो बोथ ग्रुप थेरेपी showed statistically highly significant result, both the घनवटी can be used effectively in infections and delaying the occurrence of the UTI। ऐसा उनका conclusion दिया है। तृणपंचमूल पाथ भी रेफरेंस मिलता है, ये आर्टिकल अवेलेबल है और क्लासिक में मेडिसिन में मेंशन किया था हमने। तो इसका कंक्लूजन था कि आइडियल ड्रग फॉर यूरिनरी प्रॉब्लम उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। मूत्रकृष्णा केस रिपोर्ट है तो ये इसमें सिंगल ड्रग यूज किया है उन्होंने, शतावरी कषायम बोल के यूज किया है। तो केस रिपोर्ट मैंने देखा था उसमें प्लेन शतावरी कषाय उसमें यूज किया है इस पेशेंट में। तो ये इसका भी इफेक्टिव रिजल्ट यहाँ पे बोला है इफेक्ट ऑफ शतावरी कषाय फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मूत्रकृष्णा इन गर्भ। Urinary tract infection in pregnancy and its effect on maternal and perinatal outcome, a retrospective study। तो ये स्टडी है जो पबमेड सेंट्रल में अवेलेबल था। तो यहाँ पे बोला है कि रिकमेंडेशन मतलब सजेशंस है कि ये रूटीन स्क्रीनिंग फॉर सिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया इन अर्ली प्रेगनेंसी टू मिनिमाइज कॉम्प्लिकेशंस एंड आइडेंटिफाई दोज वुमेन एट सिग्निफिकेंट रिस्क फॉर प्रीटर्म डिलीवरी सजेस्ट किया है उन्हें। The conclusion take-home message is UTI is one of the commonest problem among the pregnant women, apparently because of urinary stasis, which results from the hormonal urethral dilatation, pressure of expanding uterus against the ureters,
poor hygiene, bladder catheters, urethral problem, and low income in socials. During ANC visit, routine screening for asymptomatic bacteriuria in early pregnancy is important to minimize complications and identify those women at risk for the preterm delivery and can be treated for such patients to avoid preterm delivery. Effective, there are many drugs which we have discussed already. Effective medicines are available in Ayurveda that can also be used for UTI. Integration with Ayurvedic management wherever possible should be adopted in UTI cases. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपने एंटीनेटल पीरियड में होने वाले बहुत सारे उदाहरणों के साथ और बहुत सारी रिसर्च के साथ मैं सभी पार्टिसिपेंट से कहना चाहूँगी कि जहाँ भी आपको ऐसा लगता है तो वहाँ हम पीयर रिव्यू जर्नल्स में दी गई उन बातों को भी पढ़कर, साथ में प्रियव्रत शर्मा गुरु जी की सेकंड पार्ट में उसको तालमेल बिठाकर कहीं ना कहीं हम उसका बहुत अच्छी तरीके से उपयोग कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप हमारे निवेदन पर यहाँ आए और आपने अपने ज्ञान कोश में से बहुत अच्छा ज्ञान वितरित किया है। मैं समझती हूँ कि बहुत सारे लोग उससे लाभान्वित होंगे और कहीं ना कहीं उससे जन सामान्य को भी लाभान्वित करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोगों ने थैंक यू सो मच, एक्सीलेंट सेशन, काफ़ी अच्छे कमेंट्स डाले हुए हैं उसमें। और किसी ने हैंड रेस किया है, डॉक्टर साहब अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं और उसके बाद माइक को म्यूट करिएगा। डॉक्टर हेमलता, आपने हैंड रेस किया है, माइक अनम्यूट करके पूछिए। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर, इट वाज वंडरफुल सेशन। आई जॉइंड लेट। आई जस्ट वांट टू नो Mootrakrishna with gestational diabetes 1 and use of Chandraprabhavati and Gokshurade Guggulu during pregnancy, sir. Thank you, sir. मैडम, जो चंद्रप्रभावती का जो बात हम कर रहे हैं, मैंने बहुत सारे रेफरेंसेस मतलब क्रॉस चेक किया आर्टिकल के बारे में वगैरह, तो यहाँ पर भी मैंने देखा जो मेरे स्टूडेंट्स वगैरह है यहाँ पे, मैंने उनसे भी डिस्कस किया कि चंद्रप्रभावती के बारे में, तो बहुत से लोग अवॉइड ही करते हैं चंद्रप्रभावती प्रेगनेंसी में एडवाइस करने के लिए। तो ऐसे स्त्री रोग में हम चंद्रप्रभावती यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो गर्भिणी में बहुत सारे यहाँ पे मैंने अवॉइड किया है। सर कितने महीने तक सर? ऐसा मतलब कुछ रिसर्च नहीं हुआ है मैडम कि जैसे मैंने आर्टिकल उसके बारे में भी सर्च किया था कि कुछ तो रेफरेंस मिल जाए, क्योंकि हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं चंद्रप्रभावती मैडम, तो शायद हार्मो मिनरल ड्रग रहने की वजह से, मल्टीपल मिनरल ड्रग्स वगैरह रहने की वजह से हो सकता है उसे अवॉइड किया होगा बहुत सारे लोगों ने। तो इसके बारे में ज्यादा आप मतलब दवे मैडम भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि चंद्रप्रभावती के बारे में मुझे ऐसा कुछ ज्यादा रेफरेंस नहीं मिले। मैंने चेक किया और प्रैक्टिस में मैंने भी यूज नहीं किया इसको, और 2-3 लोगों से भी डिस्कस किया था तो उन्होंने भी नहीं यूज कर सकते हैं बोला है उन्होंने। So during pregnancy we are not supposed to use Chandraprabhavati. For UTI not madam. No. So how about with gestational diabetes, Mootrakrishna? जेस्टेशनल डायबिटीज एक अलग कंडीशन है जहाँ पे मतलब वो उसके लिए जो भी अगर देखते हैं कि मॉडर्न मेडिसिन भी देते हैं, आयुर्वेदिक भी निशामलकी वगैरह मेडिसिन अवेलेबल है, तो वो मेडिसिन दे सकते हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज का अलग ट्रीटमेंट रहेगा, उसमें जो कुछ कॉमन सिम्टम्स मिलते हैं जैसे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन वगैरह जो लक्षण देखे जाते हैं, तो अगर मेडिसिन एडवाइस करना है तो जो यूटीआई की मैनेजमेंट है, अगर सिम्टम्स वैसे आ रहे हैं कि कॉमन सिम्टम देखे जा रहे हैं, तो जो यूटीआई की हमने जो क्लासिकल मेडिसिन बोले हैं जैसे की प्रूवन ड्रग है, अभी गर्भिणी में है, तो वो हम एडवाइस कर सकते हैं मैडम इस कंडीशन में। Sir, usage of Nishamlaki in pregnancy, will it cause IUGR, sir, or low birth weight? That has to check, madam. I will come back with this, madam. Okay, thank you, sir. Yes, madam.
Yes. Sir, Gokshura the Guggulu can be used after 5th month if necessary. Usually, गूगल यूज करने से अच्छा मुझे लगता है कि प्लेन गोक्षुर का क्षीरपक मैं देता हूँ मैडम, बहुत पेशेंट में देखा है मैं, गोक्षुर और शतावरी का क्षीरपक मैंने दिया है, अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो कॉम्बिनेशन अलग अलग मल्टीपल ड्रग यूज करने से अच्छा है कि अगर प्लेन गोक्षुर भी हम देते हैं या धान्य को गोक्षुर का जैसे फांट मैंने बोला था मैडम, तो उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है मैडम। okay, thank you, sir. यस मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर बलजोत मैम, आप तो वैसे ही बहुत ज्ञानवान है, मगर आपने फिर भी हैंड रेज किया है। स्वागत है मैडम, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं और बल्कि हमारा ज्ञानवर्धन भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल मैडम, बहुत सारे सीनियर्स डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, तो वो लोग भी थोड़ा बोल सकते हैं इसके बारे में। जी, मैं इसीलिए बलजोत मैडम को तो मैं जानती हूँ और काफी ज्ञानवान है। जी मैडम, डॉक्टर साहब। नमस्कार मैम। जी। एंड मैं सर को बहुत बधाई देती हूँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे अपना नॉलेज शेयर करने के लिए, और इसमें मैं थोड़ा सा क्रेडिट लूंगी क्योंकि जो धात्रे आदि घनवटी का जो स्टडी है वो मेरा ही है। यस मैडम। वो फर्स्ट स्टडी था मूत्र क्लिस्टर का प्रेगनेंसी एंड पर्प्यूरियम में। उसके पहले मैंने बाकी सब जगह बहुत सर्च किया तो कोई स्टडी नहीं था। और इसमें मैंने यूरिन कल्चर पॉजिटिव वाले पेशेंट्स ही स्टडी में लिए थे, एंड जो थोड़ा क्रॉनिक यूटीआई वाले पेशेंट्स थे उसमें ये था कि अगर हम थोड़ा सा और उसको एक्सटेंड करते ट्रीटमेंट को तो उसमें हमको और बेटर रिजल्ट मिलता। पर जो फर्स्ट उसमें यूटीआई मिला था उसमें हमको कल्चर नेगेटिव रिजल्ट्स मिले, और पेशेंट का जो जनरल वेलबींग था वो भी उसमें भी हमको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले थे इसमें। और हम गर्भिणी में हमको जरूरी नहीं है कि एंटीबायोटिक्स ही देने हैं, हम अपनी जो डिफरेंट द्रव्य हैं उनका कॉम्बिनेशन बना करके भी हम अगर देते हैं तो हमको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। यस, थैंक यू मैडम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैम को चंद्रप्रभा कबड्डी की बात कर रहे थे, तो जो ये सब वटियां हैं या ये वाली जो मेडिसिन हैं, हम इनको थर्ड ट्राइमेस्टर में फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम दे सकते हैं। अनुपान हम थोड़ा ध्यान में रख के, अगर हमने 1 हफ्ता या 10 दिन के लिए देना है तो हम दे सकते हैं, तो उसमें कोई ऐसे साइड इफेक्ट आता नहीं है अगर वो अच्छी बनी हुई है। ओके, गुगलू हम यूजुअली अवॉइड करते हैं, बट अगर हमको कहीं जरूरत लगती है तो हम थोड़े टाइम के लिए रस औषधि भी दे सकते हैं अगर वो अच्छी बनी हुई है, यूजुअली थर्ड ट्राइमेस्टर में। एंड जो मैंने जो स्टडी जब किया था तो उसमें जो मेन उसका कंक्लूजन, जो मेन फाइंडिंग जो ये आई थी कि हमारा जो पेशेंट का इम्यूनिटी बढ़ाती है ये वाली मेडिसिन, व्याधि प्रतिबंधक है ना, और व्याधि प्रतिरोधक। तो उसमें जब हम पेशेंट का बल बढ़ता है तो उससे भी जो इन्फेक्शन है वो दूर हो जाते हैं। तो ये जो मेडिसिन हैं ये दोनों तरह से काम करती हैं, वो इन्फेक्शन पे भी काम करती हैं, वो आपके बल के ऊपर भी काम करती हैं, तो उससे हमको रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, थैंक यू मैम। थैंक यू। जी ज्ञानवर्धन करने के लिए। और बहुत सारे अपने पार्टिसिपेंट्स डॉक्टर तगु, डॉक्टर बलजोत जी, डॉक्टर नीलम मोड, डॉक्टर खुशबू जी पाटिल, डॉक्टर सपना शुक्ला जी, डॉक्टर मनदीप, डॉक्टर रोहिणी, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा उत्साहवर्धन किया। और डॉक्टर किमाया फॉर द नाइस सेशन एंड एक्सेलेंट लेक्चर, सभी का धन्यवाद। और डॉक्टर साहब, एक डॉक्टर सपना जी पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन थोड़ा सा हटकर है, अगर आप सर बताना चाहे तो, हाउ टू डील विद द इंक्रीज प्रोलैक्टिन लेवल एंड pregnant and non-pregnant patients। इसे थोड़ा हटकर है मगर हमारे पास आज समय है
अगर आप उसको लेना ऐसे चाहें। कंडीशंस में मतलब हम जो स्तन्य शोधक की जो मेडिसिन है ना, तो वो मेडिसिन अगर हम ट्राई कर सकते हैं उसमें, ऐसा कुछ मतलब मेरे पास प्रूव्ड कुछ ये नहीं है, लेकिन जो स्तन्य शोधक जो ड्रग है वो हम सीरम प्रोलैक्टिन रिगार्डिंग हम यूज कर सकते हैं। ओके सर। और मैं थोड़ा सा उसमें कुछ जोड़ देती हूँ कि प्रेगनेंसी में तो नहीं इतना ऐसा कोई पता, मगर नॉन प्रेग्नेंट पेशेंट में एक स्कूल गोइंग गर्ल थी और प्रोलैक्टिन लेवल इसका इंक्रीज्ड था, और उसमें दोनों तरीके का था कि एक विद इन रेंज होते हुए भी गैलेक्टोरिया है, विद इन रेंज नहीं है तब भी है। दोनों प्रकार के पेशेंट में प्रियव्रत शर्मा गुरुजी के उसमें जो मल्लिका पुष्प है ना, मल्लिका गुजराती में डॉलर बोलते हैं ना, ऐसे मल्लिका उसमें लिखा हुआ है, तो मल्लिका पुष्प का कल्क बनाकर और उसको शहद के साथ दिया था। और इसका मैं डिस्कशन किया था डॉक्टर मोहनलाल जायसवाल सर के साथ, यहाँ हमारे द्रव्य गुण से, अभी तो सर का रिटायरमेंट हो गया, तब वो यही थे। और सर से मैंने पूछा था कि सर ऐसा ऐसा है, हम दे दे क्या? और सर ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। तो हमने बहुत सारे मल्लिका पुष्प छाया शुष्क करवा दिए, और जब तक 4-5 दिन में वो छाया शुष्क होते तब तक उसका कल्क बना के फिर शहद डाल के, शहद मिला के उसको दिया था। और लगभग 2.5 महीने के आसपास में उस पेशेंट को, जो प्रेग्नेंट नहीं है मगर प्रोलैक्टिन रेज्ड है और गैलेक्टोरिया है, प्रोलैक्टिन रेज्ड नहीं है फिर भी गैलेक्टोरिया है, ऐसे हम समझते ही है कि सभी को ऐसे पेशेंट्स मिलते हैं कि विद इन रेंज रहते हुए भी कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। तो उन दोनों में बहुत अच्छा रिजल्ट है, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। एक और बात मैं इंगित करना चाहूंगी कि प्रोलैक्टिन लेवल का टेस्ट सुबह उठने के 4 घंटे बाद होना चाहिए, लिखा हुआ 3 घंटे है, क्योंकि सोते समय प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाता है। तो एक कोई पेशेंट के रूप में आई थी, मगर वो खुद होम्योपैथी डॉक्टर थी और अनमेरिड थी, और जस्ट उसने पास आउट किया था, क्योंकि उसका प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ गया, तो काफी परेशान थी और कोई लक्षण नहीं था। तो मैंने सिर्फ इसी विषय पे ध्यान दिया था कि कितने बजे उठे थे और कितने बजे सैंपल दिया, मीन्स मैं देखने की शुरुआत ही वहां से करती हूँ। तो ऐसा भी एक पेशेंट आया, क्योंकि हम सभी समझते हैं कि आजकल वर्तमान समय में घर पर आकर लेबोरेटरी वाले टेस्ट सैंपल कलेक्ट करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि भाई डॉक्टर है तो थोड़ा ठीक है, 7 बजे ही उठ लिए, है ना, 7:30 7:15, और 7:45 बजे तक यानी आधे घंटे बाद उसने सैंपल दे दिया। तो ये समय काफी कम था, और इसलिए फिर वो रेज्ड ही आना था, तो मैं तो 3 के बदले 4 घंटे कर देती हूँ कि नहीं भाई 4 घंटे बाद ही कराओ। तो ये चीज का भी अगर हम ध्यान रखेंगे तो अपने पेशेंट को फालतू की चीजों से परेशान होने से भी बचा सकते हैं कि नहीं वो योग्य समय पे टेस्ट का सैंपल ही नहीं कलेक्ट हुआ है। तो इस तरीके से भी हमारा ध्यान रखा जाना चाहिए, तो अच्छा रहेगा। मैम नमस्ते। जी नमस्ते। हाँ बेटा, नमस्ते नमस्ते प्रीति। जी बेटा। मैम मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, जो सर ने बोला था कि हाई प्रोलैक्टिन के लिए स्तन्य शोधक मैंने भी दिया, उसमें भी रिजल्ट मिला है। साथ में अगर हम पेशेंट को क्रॉन्च बीज देते हैं तो उसका भी अच्छा रिजल्ट है, उसमें एल्डोपा रहता है, तो वो भी मतलब प्रोलैक्टिन के लेवल को सही करता है मैम, तो वो भी दे सकते हैं क्रॉन्च बीज। बिल्कुल बिल्कुल, अपनी सुशीला मैडम भी लिखती थी, मेरे समझ में हो गया, बिल्कुल सही बात है, मैंने नहीं लिखा मगर हाँ मैडम लिखती थी। और अब यहाँ जामनगर ही याद आ रहा है, देखो जयपुर में भी हम लिखते हैं। तो बिल्कुल सही बात है बेटा, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा ऐड करना चाहूंगी। जी जी डॉक्टर साहब बताइए। हाँ मैम, इसमें जो मैं देती हूँ जैसे आरोग्यवर्धिनी वटी और त्रिफला गूगल से स्टार्ट करके फिर उसके बाद में कौंच बीज का पाउडर ऐड करते हैं, तो उससे प्रोलैक्टिन में लेवल्स डाउन आ जाते हैं। सिर्फ आरोग्यवर्धिनी और त्रिफला गूगल देने से भी नॉर्मल आ जाता है, अगर और कोई पैथोलॉजी नहीं है हाइपरप्रोलैक्टिनिमिया के लिए। जी जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद और आगे ज्ञानवर्धन करने के लिए। और मैं समझती हूँ कि
डेफिनेटली डॉक्टर सपना को ये सारे आंसर्स उसके बाद अच्छा लगा होगा और आप सुन भी रही होगी। अच्छा, हाँ, सपना जी ने हैंड रेस भी किया हुआ है। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे अभी भी? हाँ, नमस्ते मैम। जी नमस्ते। मैम एक्चुअली ये पूछना था कि क्रंच बीज पाउडर जो देना है तो उसकी डोजिंग कितनी रहेगी, मतलब कैसे देना है और अनुपान क्या रहेगा? अच्छा, बलजोत मैडम कुछ बताना चाहेंगे? मैम वो हम 3 ग्राम की डोज बीडी और मैं तो नॉर्मल पानी के साथ में भी दे देती हूँ या दूध के साथ में भी दे सकते हैं। ओके डॉक्टर साहब, ओके। 2 से 3 ग्राम बीडी। जी 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 जी। सुशीला मैडम, इसके है ना बेटा कैप्सूल आते हैं शायद। यस मैम, कैप्सूल मिलते हैं हिमालय ब्रांड हाँ के जी, हाँ क्रंच जी, कैप, वो कैप्सूल फॉर्म में आता है मैम, तो फिर उसको एक दिन में एक कैप्सूल करके देते थे। जी जी। यस मैम। मैम झंडू का संडोपा भी आता है ग्रैन्यूल्स इसके क्रंच बीज के, तो वो ओके मैम। भी दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी पार्टिसिपेंट्स का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप विशेष इच्छा, जानने की इच्छा, जागरूकता के साथ आते हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। और डॉक्टर श्रीनिवास जैसे 415 लेक्चर्स के सभी हमारे स्पीकर और स्पेशली आज के स्पीकर का, डॉक्टर जादव जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारी निवेदन पर यहाँ आए, ज्ञान यज्ञ में आहुति दी और मैं समझती हूँ कि बहुत सारे लोग इससे लाभान्वित होंगे। और कहीं ना कहीं आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति इतनी लोगों के सामने ऑप्शंस के रूप में आए और वो कामयाब हो और कहीं ना कहीं हम बहुत सारे लोगों की सेवा कर सके, आयुर्वेद का सबल पक्ष सबके सामने ला सके। और जो मैं बहुत बार रिपीट करती हूँ, एक बार आज फिर कर देती हूँ कि कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि हमारे स्कॉलर्स यूजी, पीजी, पीएचडी कहीं ना कहीं क्लिनिशियन बने, यानी नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले, नॉट अ जॉब सीकर बट जॉब प्रोवाइडर। तो मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत बड़ा आयुर्वेद के विषय को या आयुर्वेद की क्षमताओं को लोगों तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा जरिया बन सकता है। डॉक्टर किमाया, आप कुछ पूछना चाहते हैं? आई एम जस्ट मैडम वो नारिकेल योग को योग रत्नाकर से है क्या? सॉरी, फिर से बोलें। नारिकेलादि योग जो था वो योग रत्नाकर से रेफरेंस है उसका? यस मैडम, यस यस। और सर अगर मेनोपॉज में भी ऐसा मूत्र कुछ का सिम्टम्स रहेगा तो ये सारे मेडिसिन यूजफुल रहेंगे? मैडम देखिए, धान्य और नारिकेल ये दोनों जो है मुद्रल भी है, और जो स्पेशली जो नारिकेल है बस्ती शोधक मत बोला है। तो अगर यूटीआई के रिगार्डिंग अगर बस्ती शोधन हो रहा है जहाँ पे जैसे लोअर यूट्राई स्पेशली मेरा कंसर्न था, वहाँ पे मेरे थीसिस का टॉपिक था, तो लोअर यूट्राई मूत्रकश को कोरिलेट कर रहे हैं मैक्सिमम, क्योंकि ज्यादातर आप देखते हैं कि अगर किडनी की पैथोलॉजी है तो वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जा रहा है। तो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में जो सिम्टम्स हमारे में श्लोकास में जो देखे जाते हैं वो ऑलमोस्ट लोअर के लिए मैनेज हो रहे हैं। तो दैट इज सिस्टाइटिस वगैरह जो ब्लैडर रिगार्डिंग, तो उसमें बस्ती शोधक ऐसा श्लोक दिया है जो भी रेफरेंस मैंने क्रॉस चेक किए थे क्लासिक में, निघंटु में वगैरह। तो बस्ती शोधक ये जो है, और एज ए डायरेटिक भी बोल सकते हैं मूत्रल वगैरह, तो बेनिफिट मिलेगा वहाँ पे उस ड्रग का। और गुड़ का जो भी उसका भी पुरान गुड़ बोला है उसमें, तो पुरान गुड़ का बेनिफिट भी है उसमें। नव गुड़ का ठीक है, हम कृमि वगैरह हो सकता है ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन स्पेशली वहाँ पे 1 साल का गुड़ रखे गया था। जैसे ही सिनॉप्सिस फाइनल किया गया था तो हमने गुड़ को प्रिजर्व किया था मेरे घर से ही, गाँव से, तो वही गुड़ हमने उसमें यूज किया था। तो पुरान गुड़ का रेफरेंस है, वो हम यूज कर सकते हैं उसके हिसाब से, नारिकेल जल के साथ। ओके सर, थैंक यू। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर तकू, आप कुछ पूछना चाहते हैं? बेटा आपने हैंड रेस किया है, अनम्यूट करके पूछिए और बाद में माइक को म्यूट करिएगा। डॉक्टर तकू। हेलो, नमस्ते मैम। जी बेटा नमस्ते। हाँ जी, मुझे डिस्कस करना है एक्चुअली 2 ईयर चाइल्ड के लिए। उसका यूरिन रिपोर्ट में जैसे एल्बुमिन प्रेजेंट है और एसीटोन प्रेजेंट है और पस सेल्स है।
तो क्या ये मूत्रकृष्ट की तरफ इंडिकेट कर रहा है? मतलब यूरिन में डिफिकल्टी है, पेनफुल मिक्चुरेशन है, तो उसका ट्रीटमेंट अगर मैडम थोड़ा हिस्ट्री मतलब पेशेंट के बारे में बोलिए थोड़ा और थोड़ा। 2 year female child, फीमेल पेशेंट। female child 2 year. ओके हाँ ओके मैडम ओके। मैडम सिम्टोमेटिक अभी एडवाइस कर सकते हैं या लोकल पैथोलॉजी है क्या, थोड़ा रूल आउट कीजिए मैडम। लोकल पैथोलॉजी भी कुछ एक्चुअली सोनोग्राफी रिपोर्ट नॉर्मल है। ओके हाँ, तो इसको किसमें इंडिकेट कर सकते हैं? अभी 2 इयर्स का चाइल्ड है बोलो तो मैडम पेशेंट को मतलब बेबी मेडिसिन इतना ले पाएगा ये मतलब नहीं बोल सकते, लेकिन नारिकेल जैसे मैंने बोला था वो आप यूज कर सकते हैं पेशेंट को फ्रीक्वेंटली, मतलब या डेली 1 या ट्वाइस नारिकेल दे सकते हैं मैडम उसको। नारिकेल में अगर हो सकता है तो धान्य का पाउडर ऐड करके दे सकते हैं, या बोकचूर और धान्य का शीरपाक वगैरह बोकचूर का बना के यूज कर सकते हैं उस पेशेंट में, क्योंकि मिल्क रहता है तो बेबी ले लेगा। शुगर वगैरह थोड़ा सा गुड़ स्पेशली पुराना गुड़ यूज करते हैं तो स्वीट भी हो जाएगा और बेबी लेने की कोशिश करेगा मेडिसिन को, तो शायद उससे बेनिफिट मिल जाएगा। और सर अगर यूरिन रिपोर्ट में एल्बुमिन प्रेजेंट है और एसीटोन भी प्रेजेंट है तो क्या वो डायबिटिक की तरफ जा रहा है बेबी, या ऐसा कुछ सोच सकते हैं? रूल आउट कर सकते हैं ना मैडम, जो मतलब आरबीएस वगैरह फास्टिंग पीपी वगैरह रूल आउट करके तो उसके हिसाब से वो ट्रीटमेंट जरूरी है तो एडवाइस करना चाहिए, या स्पेशल ओपिनियन लेके मेडिसिन डिपार्टमेंट से ओपिनियन ले सकते हैं उसमें। ओके सर, और अगर डायबिटिक की तरफ जा रहे हैं तो फिर वही ट्रीटमेंट करना चाहिए डायबिटिक का, है ना? हाँ मैडम, उसका अगर वो लगता है अगर मैटरनल कुछ हिस्ट्री है और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जीडीएम वगैरह कुछ आया है या उसका कुछ इन्वॉल्वमेंट है तो रूल आउट करके उसका ट्रीटमेंट होना जरूरी है। अगर हिस्ट्री कैसी है उसके हिसाब से ओपिनियन लेके ट्रीटमेंट करना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और विषयांतर होते हुए भी बहुत अच्छी डिस्कशन हो गई, बहुत सारे उसमें, और मुझे खुशी है कि सभी पार्टिसिपेंट्स अपने अपने क्लिनिकल कार्य के साथ साथ जो पेशेंट्स की इतनी बात याद रख के उसको कहीं ना कहीं तद्वित संभाषा में उसको डिस्कशन में लाना, अपना ज्ञानवर्धन करते रहना, क्योंकि मुझे मेरे टीचर के द्वारा कहा गया था कि कहीं ना कहीं जानने की इच्छा होती है तब वो व्यक्ति प्रत्येक दिन अपना ज्ञान को बढ़ाते बढ़ाते एक बहुत अच्छी विद्वान की कैटेगरी में आ जाता है। तो मैं समझती हूँ कि हम सारे पथिक है, कहीं ना कहीं ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर है, और जो हमें इहलोक और परलोक दोनों के मार्ग को प्रशस्त करवाता है। तो आज के व्याख्यान के लिए डॉक्टर साहब आप यहाँ पधारे और विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, और आगे भी हम आपसे ऐसा ही सहयोग चाहेंगे। और कहीं ना कहीं मैं मैडम कुछ बोलना चाहूंगा। विश्व आयुर्वेद परिषद जो एनआईए की ब्रांच है उनके माध्यम से जो आयुर्वेद व्याख्यानमाला जो आयोजित की जा रही है और उसमें मुझे आमंत्रण अपॉर्चुनिटी दिया गया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मैडम, थैंक यू। और जो विभाग प्रमुख है एनआईए के भारती मैडम, उनको भी धन्यवाद करता हूँ। सभी एनआईए की टीम को मैं धन्यवाद करता हूँ। विश्व आयुर्वेद परिषद को भी नमस्कार, मेरा धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे अंत में मैं शांति मंत्र बोलूंगी, आप सभी म्यूट रखकर ही दोहराएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। विश्व मंगल की कामना के साथ हम 416वें लेक्चर में डॉक्टर अमोल कडू सर से कई समय से उनका ऑफलाइन ही लेक्चर हुआ है, अगत तंत्र से है, तो आप सभी फिर से पधारेंगे और अपने अपने जगह पर अभी आप अपने काम में व्यस्त रहते हुए नेक्स्ट शुक्रवार को हम सब फिर से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम नमस्ते। हाँ जी नमस्कार मैडम, आउट ऑफ टॉपिक मैडम जी, one lady, she is around 55 or so, menopause 3-4 years back, but still she has hot flushes. What is the reason behind and what can we advise as Ayurvedic medicines, madam?
से बोलेंगे, मेनोपॉज हो चुका कितने साल हो हो गया? चुका 3-4 years हो गया, शी इज अराउंड 55 जी एंड हॉट फ्लशेस, बहुत हॉट फ्लशेस होता है। ओके जी। डॉक्टर श्रीनिवास जी आप करेंगे कुछ? हेलो डॉक्टर साहब। हाँ मैडम, यस मैडम। बताइए। हाँ जी हाँ जी। मैडम उसमें स्नेहन स्वेदन लोकल प्रोसीजर्स अप्लाई कर सकते हैं मैडम उसको, अगर हॉट फ्लशेस की कंप्लेंट लोकल कंप्लेंट्स है मैडम, तो हम लोकल जो स्नेहन स्वेदन करके थोड़ा ट्रीटमेंट देख सकते हैं मैडम, या ऐसा भी कुछ रेफरेंस है जिसमें क्षीर स्वेद का एक रेफरेंस मिलता है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे। क्षीर स्वेद सर? हाँ मैडम। सर यहाँ पे चंदनास वगैरह यूज कर सकते हैं क्या ऐसे केस में? मैंने जो पित्त शमन के या वात शमन के मेडिसिन हम उसमें दे सकते हैं मैडम। Usually hot flushes will be for short duration, but this lady has I have seen so many ladies complaining same, madam. So how can we help them out? जी डॉक्टर साहब, एक चीज मैं जो करती हूँ आजकल, मैंने 5-1 साल से थोड़ा सा चेंज किया है ट्रैक्ट। कुछ कुछ करते करते पता नहीं चरक मुनि ही कुछ बताते जाते हैं, ऐसा मुझे अपने जीवन से लगता है कि रसायन प्रयोग से पहले एक विषय लिखा है, हरितक्यानाम चूर्णादि सैंधव आम्लके गुणम। मेरे स्टूडेंट्स यहाँ डॉक्टर प्रीति, डॉक्टर तगु है, इन सबको तो पता ही है वो। तो अगर पेशेंट की तासीर प्रकृति अगर शीत है तो हरितकी गुड़, और अगर उष्ण है तो आम्लकी गुड़, ऐसा देने के साथ साथ सर्वांग स्नेहन स्वेदन, और उनका एक बार जो निदान परिवर्जन अगर कर लिया जाए ना, कब खाते हैं, कब सोते हैं, एवरेज क्या क्या खाना पीना है। और डॉक्टर साहब बिल्कुल सही बता रहे थे कि वात पित्त वर्धक जो सारी चीजें हैं अगर हम उनको हटा देते हैं, और यावकम सरपीसा, ये पाउडर जो फॉर्म है वो चरक ने ही लिख रखा है, उष्ण अंबुना है ना, गर्म जल के साथ देना है। 1 या 2 बार वो हमारे ऊपर चरक जी ने छोड़ दिया है। और सर्वांग स्नेहन स्वेदन करते हुए यावकम सरपीसा है ना, जौ को घी के साथ खाना है। पैलेटेबल बनाने के लिए थोड़ी मिश्री वगैरह डाल सकते हैं, कुछ लोग वैसे ही खा लेते हैं तो वो भी ठीक है। तो ऐसा करने के बाद फिर आप जो भी औषध देंगे ना, ऐसे जो साइमल्टेनियसली अगर कुछ अम्ल पित्त है तो अभिपति कर दे दिया, या कुछ भी जैसे पेट में गैस वगैरह बनती है तो अजमोद आदि, जो भी आपको योग्य लगे, जो आप यूज करते हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि उसमें विद इन सम डेज 100% ठीक हो जाना चाहिए, और रिकरेंस भी डेफिनेटली नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैंने आजकल यही प्रयोग क्रॉनिक पेशेंट में करना शुरू किया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि 6-8 साल से ल्यूकोरिया की ही दवाई चल रही है, बड़ी मामूली सी चीज है, कभी इसकी ली, कभी उसकी ली, इसकी ली, 2-3 महीने में फिर हो गया, है ना। तो आयुर्वेद में भी 2-3 महीने में फिर हो गया, है ना, ली तब तक अच्छा था। तो ऐसे मुझे लगता है कि जो हमारे आचार्यों ने हमें कहा है ना, संक्षिप्त क्रिया योगो निदानस्य परिवर्जनम, और मुझे लगता है कि वो बड़ा इफेक्टिव है। तो उस पेशेंट्स को फिर धीरे धीरे आप दवाई, जैसे 3 लिखी है तो 2 कर दीजिए, 1 कर दीजिए, और एक दवाई कहीं ना कहीं कोई भी, जैसे हरितकी गुड़ 7 दिन में 2 बार, उसका मन करे तब सुबह दोपहर शाम में कभी भी 1 बार ले ले, तो मुझे लगता है कि हम कहीं ना कहीं दोष दूसरे सम्मूर्छना का प्रादुर्भाव ही नहीं होने देंगे, है ना। विघटन तो बाद में करेंगे, मगर अगर फिर बाद में ऐसा होता रहता है, क्योंकि हम समझते हैं कि भाई सब कुछ करते हुए हमें डॉक्टर्स को सब पता है, हमारी जिंदगी में कुछ उथल पुथल चलती रहती है ना, मगर हमें पता है तो हम ज्यादा परेशान नहीं होते, पेशेंट बेचारा परेशान हो जाता है ना। तो इसलिए मुझे लगता है कि शुद्ध कोष्ठम तु ज्ञात्वा रसायनम उपाचरेत, जो लास्ट लाइन है उसकी चरक चिकित्सा स्थान की, इस श्लोक के विषय की, है ना। तो मुझे लगता है कि ऐसा करके देखिए डॉक्टर साहब, मुझे हमेशा रिजल्ट मिला है, और भगवान करे आपको चरक की कृपा से आपको भी मिल ही जाएगा, है ना। तो अच्छा रहेगा हेमलता जी। Thank you, madam. But modern gynecologists, they advise hormone replacement treatment, and patients are not willing to take. That's नहीं, ये why. बहुत अच्छी बात है कि इतना सारा समय, इतनी सारी बातों के बावजूद भी भारत के जन सामान्य का आयुर्वेद पे विश्वास बहुत अटल है, और मैं उन सबके शुक्रगुजार हूँ
कि हमारे संस्कार, हमारी थिंकिंग, हमारा घर का माहौल, है ना। कई बार दादी नानी ने अनेक बार कहा होगा कि भाई या बहन ज्यादा दवाई नहीं खानी अंग्रेजी, है ना। तो कहीं ना कहीं हम तो दोनों साइंस पढ़े हुए हैं, तो हमें पता ही है कि कम से कम प्रयोग हो, इमरजेंसी में प्रयोग हो, जैसे चाइनीज लोग करते हैं, है ना, कि जहां भी कोई ना कोई विशेष परिस्थितियां रही वहीं, वरना चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन दुनिया में मिस चाइना में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि उन सभी का शुक्रगुजार होना चाहिए कि भाई कितना भी कह लो, बंदा दवाई लेने से पहले बहुत बार सोचता है कि नहीं नहीं लेनी कि नहीं लेनी, है ना। तो अच्छी बात है कि हम आयुर्वेद को अच्छा एक हमें माहौल मिल जाता है। हाँ प्रीति, आपने बेटा हैंड रेस किया है, कुछ कहना चाहते हैं? मैम ऐसे ही एक केस मेरे पास भी था, जैसे हेमलता मैम ने बोला है सेम केस था। जी तो उसमें मैंने एक शिरोधारा भी दिया था। तो जैसे दूध से शिरोधारा किया था। जी दूध मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे लेकर, ठंडा भी नहीं था गर्म भी नहीं था, नॉर्मल टेम्परेचर पे, और बला अश्वगंधा से उसको सिद्ध करके और उसका शिरोधारा दिया। तो मैम उसका भी रिजल्ट मिल रहा है, अच्छा है मतलब। जी 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 अभी तो मैंने एक ही पेशेंट में किया तो है मैम, मतलब रिजल्ट तो मिला है। जी 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 बिल्कुल। और बल्कि मैंने एक बार अपने एनआई के ऑडिटोरियम में, मुझे उस स्पीकर जी का नाम तो नहीं याद है, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया था। और उनमें उन्होंने देखा था कि मेडिकेटेड ऑयल या मेडिकेटेड क्षीर और यस मैम। सिंपल वाटर, दोनों का करीब करीब समान था। यानी मैं आप सबको ऐसा कहना चाहती हूँ कि अगर हमारा पेशेंट पुअर है, तो चरक ने जैसे पूरी चरक संहिता लिखते हुए ध्यान रखा है पुअर क्लास का कि पुअर फैमिली से है तो इनसे वमन करा दीजिए, इनसे विरेचन करवा दीजिए, इनसे ये करवा दीजिए। तो इट मीन्स कि हम उनके अनुयायी है, हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि पेशेंट के पास पैसे कितने हैं। मैं एनआईए में आने वाले पेशेंट को उसका किराया तक पूछती हूँ कि घर से यहाँ तक आने का कितना किराया है, तो कहते हैं 80 रुपये। तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा 80 जाने का 80 आने का, भाई एक गरीब आदमी कैसे मैनेज करेंगे, है ना। तो हमें ऐसे सिंपल सिरोधारा करके भी देख लेनी चाहिए, क्योंकि उस स्पीकर सर ने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी थी और उसमें उन्होंने बताया था कि इट इज नियरर, है ना, ऐसे कोई बहुत बड़ा नहीं था डिफरेंस, थोड़ा सा ही था, जिसको हम सांत्वना देकर विषाद और रोग वर्धना नाम से जस्ट उसको एक प्रफुल्लित मन करके उसको कॉन्फिडेंस में लेके और ऐसे इरिटेटिंग मूड उसका बिल्कुल परमानेंट ठीक करके, ऐसे भी हम उसको सिंपल सिरोधारा से भी कर पाएंगे, मुझे ऐसे लग रहा है। करके तो नहीं देखी, मगर उस प्रेजेंटेशन के आधार पर मैं कह रही हूँ, तो अच्छा रहना चाहिए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और शांति मंत्र भी अपना हो चुका है, और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम। अच्छा, विजय लक्ष्मी जी ने हैंड रेस किया है। जी डॉक्टर साहब बताइए। डॉक्टर साहब म्यूट खोलना पड़ेगा। विजय लक्ष्मी जी, जी जी बताइए डॉक्टर साहब। हाँ जी का सर्जरी हो चुका है, लेकिन रिपीट ना हो। जी 5 पहले सर्जरी हुआ था और फिर मेरा टैबलेट जो है रेगुलर खाना पड़ता है, लेकिन दोबारा रिपीट ना हो, ऐसा कुछ कर सकते हैं? सॉरी, मैं शुरुआत की बात सुन नहीं पाई डॉक्टर साहब। विजय जी रिपीट करेंगे? डॉक्टर साहब ब्रेस्ट कैंसर का सर्जरी हो चुका है। ओके जी। और फिर मेरा टैबलेट का डेली यूज हो रहा है 1 OD, तो रिपीट ना हो उसके लिए ऐसा कुछ कर सकते हैं? 5 साल हो गया सर्जरी। अच्छा, पेशेंट को 5 साल हो गया ब्रेस्ट सर्जरी। डॉक्टर साहब कोई ना कोई रसायन चिकित्सा शुरू रखनी चाहिए, जैसे गुडुचि गोक्षुर आमलकी, है ना, विथ घृत और हनी, और मध, सॉरी शहद प्लस घी, गुडुचि गोक्षुर आंवला, है ना। अष्टांग हृदय ने बताया है और गुजरात के मैक्सिमम वैद्य ये लिखते हैं। गुडुचि गोक्षुर आंवला, आमलकी। ये कहाँ से मिलेगा? आमलकी का क्या, किसके साथ? शहद के साथ? फल मिल जाएंगे, उसका मीन्स डंडी मिल जाएगी, आराम से पीस भी जाएगी, और घी और शहद के साथ घृत। इसका पाउडर बनाना पड़ेगा गोक्षुर का? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी 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 जी। पाउडर मिलाकर घी और शहद मिलाकर इसको लेना है। 3 ग्राम तक सब बहुत है, 3 से 4 ग्राम बीडी। ओके। और साथ में बस ये निदान परिवर्जन रखना चाहिए
कि जो चीजों से अपान समान की दुष्टि होती हो उनको न करे। जैसे कोई एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे हम आलू का पराठा, मटर, भिंडी, ग्वारफली, अरबी आराम से खा लेते हैं, जबकि एडवांस एज में या फिर जैसे ऐसे डेलिकेसी में है तो खानी नहीं चाहिए, मजबूरी में खानी पड़े तो थोड़ी कभी कम खा ली, है ना। आलू मटर भिंडी अरबी नहीं खाना। और जो भी वायुवर्धक है, जहां वो रहती है पेशेंट, वहां जो भी वायुवर्धक है ऐसे आहार, क्योंकि प्रौढ़ावस्था में वैसे भी वायु ठीक नहीं रहती है ना। तो ऐसा अगर साथ में ध्यान रखे, निदान परिवर्जन कर ले, मेडिटेशन जरूर करना चाहिए, है ना। और मेडिटेशन से भी बहुत अच्छा वो क्या कहेंगे, स्टेबिलिटी क्रिएट कर लेगी। क्योंकि वो पेशेंट को फिमेरा से सारा प्रॉब्लम है, हेयर फॉल और बोन डेंसिटी कम होना। एक बार योग प्राणायाम शुरू करवाइए डॉक्टर साहब, और एक रसायन शुरू करवाइए। और कहीं ना कहीं मैंने तो ये देखा है, मेरे गुरुजी का मैं फिर से नाम लूंगी, मदन गोपाल जी गुरुजी, उन्होंने हमेशा पेशेंट को एक हैप्पी एनवायरनमेंट में रखवाना मुझे सिखाया। कि सर के पास मैं उन्हीं का एक पेशेंट जो सर ने मुझे सिखाते समय बताया था वो मैं बताना चाहूंगी। और लीवर कैंसर था, और मॉडर्न मेडिसिन में सब कुछ कह दिया कि अब 7 या 10 दिन ही जिएंगे, आप इनको ले जाइए, है ना। जो भी रेडियो, केमो, सर्जरी जो भी वो कर सकते थे, पूरा कार्यक्रम उन्होंने कर दिया अपना। फिर वो कहते हमारे पास अभी कुछ नहीं बचा है। बहुत बड़े व्यक्ति थे, तो फिर कहते हैं वो ऐसा कहा था कि कहाँ किस बैंक में कितना पैसा है ये पूछ लो, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा धनाढ्य व्यक्ति थे। तो गुरुजी बता रहे थे कि इसी तरीके से वो आए हैं। तो गुरुजी ने सबसे पहले ये किया था कि मैं दवाई नहीं दूंगा, क्योंकि चरक ने लिख रखा है कि जब पता ही है कि 10 दिन में ऐसा होने वाला है तो क्यों भाई। मेरे गुरुजी ने कहा कि मेरे पास रहते हुए कभी भी किसी भी पेशेंट की मृत्यु नहीं हुई है, और इस उम्र में ऐसा पेशेंट तुम मुझे दिखा रहे हो तो मैं नहीं लूंगा। तो फिर भी वो बहुत बड़े व्यक्ति थे, तो उन्होंने कहा नहीं, ऑलमोस्ट उस व्यक्ति को नहीं पता था उनको लीवर कैंसर है। तो उनके घर वालों ने कहा कि प्लीज वैद्य जी दीजिए दवाई। तो गुरुजी ने एक शर्त रखी थी कि आप लास्ट में बताओगे नहीं कि मेरी दवाई चल रही थी, है ना, वरना लास्ट में कहीं ना कहीं होता है तो पूछते हैं फिर कि भाई किसकी दवाई चल रही थी। तो सर ने कहा, गुरुजी ने कहा कि मेरा नाम नहीं देना लास्ट में, अच्छा भाई इसकी चल रही थी। तो सब मान गए, और वो व्यक्ति 2.5 महीने तक जिंदा रहे, बिल्कुल अप टू डेट, उसके मुंह पे रौनक आ गई थी। और एक गुरुजी ने शर्त रखी थी कि उनको जो भी मिलने जाएगा ना, वो बड़ी खुशी की बात करेगा कि जैसे उनकी बहनें हैं कि अच्छा बचपन में उस बाग में गए थे, अच्छा कैसे टांग तोड़ी थी, कैसे वो पेड़ पे चढ़ गए थे, कैसे, ऐसे बड़ी अच्छी बातें करनी है। तो अच्छा एटमोस्फियर है ना, जहाँ अपना बताया ना रोगी पाद चतुष्टयम, उसमें बताया ना विषक द्रव्याणि उपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम, वो बात सर ने बहुत अच्छी तरह से मेंटेन की थी। तो मुझे लगता है कि परिचारक वाला जो रोल है ना, वो घर का माहौल है ना। जैसे हॉस्पिटल में तो सिर्फ परिचारक मिलता है, मगर घर में तो घर के सारे मेंबर मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि हम सबको उस बात पे भी एम्फेसिस करना चाहिए, वजन देना चाहिए, और पेशेंट को संभालना चाहिए, तो अच्छा रहेगा। सॉरी, मेरे अपनी फैमिली में एक है 50 इयर्स, तो उनको ओवेरियन कैंसर हुआ है, डायग्नोज नहीं हो पाया। अब पता चला है कि अब लास्ट स्टेज है, उसके लिए भी उन्होंने ये कीमो कर दिया, कुछ नहीं हो रहा। तो क्या किया जाए? कोई ऐसा गुरुजी बताए जहां हम मिल सके और वो ठीक हो पाए। हर तरह करने को तैयार है, कहीं भी आप बताइए, कोई हेल्प कर सकते हैं? नहीं, मदन गोपाल जी गुरुजी का तो स्वर्गवास हो गया, गुरुजी है नहीं अभी तो। हाँ जी, तो मैम जी बेटा। मैम सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, जी बताइए। बट एक सर हैं हरिद्वार में, वो भी कैंसर के स्पेशली मतलब आयुर्वेद से हैं, वो भी देखते हैं इस टाइप के पेशेंट, कैंसर के पेशेंट सारे देखते हैं, एंड अच्छा रिजल्ट्स भी हैं उनके। प्लस अगर पेशेंट थोड़ा अफोर्डेबल है, मतलब फैमिली के लिए अगर पेशेंट अफोर्डेबल भी है, तो मैम उसमें हीरक भस्म जो रहता है उसका भी, मतलब जो मैम बोल रहे हैं ना, जो ये है मेमोरी ग्लैंड्स का जो कैंसर बना है, स्तन कैंसर जो है,
उसमें मतलब अगर हीरक भस्म भी यूज करा जाए तो उसका रोल भी है। हीरक भस्म हो गया, स्तनी शोधन हो गया, तो वहाँ पे दे सकते हैं। बाकी ओवेरियन के लिए अगर हरिद्वार में एक सर है, अगर आप बोलेंगे तो फिर मैं मतलब कांटेक्ट वो करवा सकती हूँ आपका। बताइए, आपको आइडिया देंगे। हरिद्वार ही रहता है पेशेंट। अच्छा, है। ओके, हरिद्वार में ही रहते हैं वो, गुरुकुल कांगड़ी के पास में ही है। नाम बता दीजिए बेटा। मैम एक सेकंड रुकिएगा, मुझे एक्चुअली पूरा याद नहीं, मैं बताती हूँ। सुभाष नायक जी हैं। मैम सुभाष नायक सर हैं, उनका नाम। मैं उनका कांटेक्ट शेयर कर देती हूँ आपको। मैम ग्रुप में ही शेयर कर सकती हूँ हेतल मैम। हाँ जी, ये जो यहाँ है, मगर ये है ना कि वो ये तो वीडियो अपलोड होगी, इसमें रहने दो। विजय लक्ष्मी जी, आप किस ग्रुप में हैं? दिल्ली वाला बना हुआ उसमें हूँ मैं। दिल्ली वाले ग्रुप में है, मैं हूँ उसमें। आई डोंट नो। अच्छा, क्या है आपका सर? मैं एग्जैक्ट जानती हूँ। अभी बता दो आप ना, नहीं चलेगा, लिख लेंगे वो। नहीं, आपको ये लिंक कहाँ से मिली? ये तो मैं उसी ग्रुप में हूँ ना, दिल्ली वाले में, उसी में है। वुमेन सेल बना हुआ है दिल्ली का। अच्छा, मुझे नहीं पता वो दिल्ली का वुमेन सेल कौन सा है और इसमें मैं हूँ कि नहीं। नेक्स्ट फ्राइडे दे सकते हैं वो डिटेल्स, नेक्स्ट फ्राइडे। ठीक है, ठीक है, ऐसा ही करते हैं। नेक्स्ट फ्राइडे में है ना, तब तक आप देखिए, है ना। अगर दूसरा कोई ऐसा उसमें मेरा नंबर वो हो जाता है तो या तो फिर नेक्स्ट में करते हैं, ठीक है। या कॉलेज की ग्रेजुएट हूँ ना, तो जी। वो जो दिल्ली का बना हुआ है ना, उसमें मैं हूँ। कौन सा? दिल्ली का जो बना हुआ है ग्रुप, वो मैं आयुर्वेदिक वाला, मैं एग्जैक्ट आपको बता सकती हूँ। उसमें मैं हूँ, तभी वहीं से मेरे को लिंक मिला। अच्छा, मुझे एक्चुअली पता नहीं है। चलो, आप उस ग्रुप के जो कोऑर्डिनेटर कौन है उसके साथ एक बार कांटेक्ट करना, तो हो सकता है कि अपने को उसमें पता चल जाए, है ना। ठीक है, करते हैं। ओके ओके ओके, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब श्रीनिवास जी, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार। ओके।